नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2001 में आई एक बहुत ही चर्चित फिल्म पर, मधुर भंडारकर के चांदनी बार। जी हाँ, एक ऐसी फिल्म जिसने काफी हलचल मचाई थी अपने वक्त में। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस फिल्म को लेकर कुछ विश्लेषण है, कुछ स्रोत हैं जो इसकी कहानी, इसके किरदारों और इसके पीछे के संदेशों पर आप कह सकती हैं अलग-अलग तरह से रोशनी डालते हैं। तो हमारा इरादा आज यही है कि इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि फिल्म ये जो मुंबई के डांस बार की दुनिया है, हाँ, उससे जुड़ा जो अपराध जगत है और फिर वो जो शोषण और जिंदा रहने की जद्दोजहद का एक एक चक्कर सा है, एक साइकिल। हाँ, हाँ, जिससे निकलना लगभग नामुमकिन लगता है, उसको कैसे दिखाती है। बिल्कुल। और ये फिल्म ना अपने यथार्थवादी बल्कि कहें तो काफी निर्मम चित्रण के लिए जानी जाती है। इसने समाज के एक ऐसे स्याह कोने को पर्दे पर उतारा जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है या जिस पर हम बात करने से बचते हैं। सही कहा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि समाज का एक ऐसा चेहरा है जो जो असहज करता है। तो चलिए फिर इन विश्लेषणों और जानकारियों की मदद से इस फिल्म की कहानी और उसके मतलबों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो कहानी हमें सबसे पहले ले जाती है उत्तर प्रदेश के एक गांव में। वहां हम मिलते हैं मुमताज से। तबू ने निभाया है ये किरदार, और क्या खूब निभाया। बेहतरीन अदाकारी। हाँ, तो उसकी जिंदगी में एक भयानक मोड़ आता है जब सांप्रदायिक दंगों में वो अपने माँ बाप को खो देती है। बहुत दुखद शुरुआत है। बिल्कुल। अब वो अकेली है, बेसहारा है। तो उसका चाचा, जिसका किरदार राजपाल यादव ने निभाया है, वो उसे एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर, झांसा देकर मुंबई ले आता है। सपनों की नगरी मुंबई। हाँ, लेकिन मुंबई का वो चेहरा नहीं दिखता जो हम सोचते हैं। एक दूसरा, ज्यादा कठोर चेहरा सामने आता है। शहर की वो भीड़ भाड़, वो बेरुखी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि शहर किसी को माफ नहीं करता। और यहीं से मुमताज की असली परीक्षा शुरू होती है। चाचा का जो असली रंग है वो सामने आ जाता है। धोखा देता है वो। हाँ, भरोसे का खून करता है, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करता है और आखिर में चांदनी बार के मालिक के हाथों बेच देता है। उफ। विश्लेषण यही बताते हैं कि ये पल है मासूमियत के खत्म होने का। वो जो गांव के सपने थे और जो शहर की हकीकत है, उसका एक बेरहम टकराव है ये धोखा मुमताज के उस मुश्किल सफर की बस शुरुआत है, जिसका अंत शायद और भी दर्दनाक है। हाँ, ये वाकई दिल तोड़ देता है। तो अब मुमताज उस दुनिया में धकेल दी जाती जिससे वो पूरी तरह अनजान थी। डांस बार की दुनिया, एकदम नई डरावनी दुनिया। वो तेज म्यूजिक, सस्ती शराब, वो घूरती हुई निगाहें। जाहिर है शुरू में वो बहुत डरी हुई है, अपमानित महसूस करती है। बिल्कुल। बाहर की एक पुरानी डांसर है, वो उसे समझाने की कोशिश करती है। एक स्रोत में इसका जिक्र है, वो कहती है यही हकीकत है, यहाँ इज्जत नहीं पैसा बोलता है। कड़वा सच। धीरे धीरे, ना चाहते हुए भी, वो इस माहौल में ढलना सीख लेती है। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि फिल्म कैसे समाज के दोहरेपन को सामने लाती है। हाँ, ये बहुत अहम है। कि कैसे वो लोग जो दिन में इज्जतदार कहलाते हैं, रात में इन्हीं बारों में आकर महिलाओं का अपमान करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि फिल्म सिर्फ शोषण का काला सच ही नहीं दिखाती। हाँ? वो बार डांसरों के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं ना, अच्छा। जैसे उनका एक दूसरे पर निर्भर होना, उनके बीच की दोस्ती, जलन, वो गपशप, झगड़े, ये सब भी उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। विश्लेषक कहते हैं कि ये दृश्य सामाजिक पाखंड पर और महिलाओं को सिर्फ एक चीज समझने की मानसिकता पर तीखी टिप्पणी करते हैं। सही। धीरे धीरे ये बार ही मुमताज की सच्चाई बन जाता है। एक सूत्र ये भी बताता है कि उसका डांस बार मालिक का ध्यान खींचता है और वो कुछ ज्यादा पैसे कमाने लगती है। अच्छा। और ये पैसे वो अपने गांव के रिश्तेदारों को भेजती रहती है। इसी बार में उसके जिंदगी में एक और किरदार आता है। पोटिया सावंत, एक लोकल गैंगस्टर। अतुल कुलकर्णी ने निभाया है ये रोल। हाँ, और यहाँ कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? ज्यादातर ग्राहकों के उलट पोटिया मुमताज के साथ थोड़ी इज्जत से पेश आता है, शायद थोड़ी हमदर्दी भी दिखाता है। हाँ, और जैसा कि विश्लेषण बताते हैं, पोटिया उसे परेशान करने वाले ग्राहकों से बचाता भी है। सही। तो ये छोटी छोटी बातें मुमताज का भरोसा जीत लेती हैं। पोटिया उसे शादी के लिए पूछता है, वादा करता है कि वो उसे इस गंदगी से बाहर निकाल लेगा, एक घर देगा, एक बेहतर जिंदगी देगा, एक उम्मीद जगाता है। हाँ, तो काफी सोचने समझने और हिचकिचाहट के बाद मुमताज इस उम्मीद में हाँ कर देती है। उनकी शादी होती है एक बहुत ही सादे समारोह में। विश्लेषण इसे ऐसे देखते हैं जैसे अंधेरे में रोशनी के किरण हो, भले ही वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो।
सही। जो मुमताज की उस गहरी इच्छा को दिखाता है कि वो सम्मान पाना चाहती है, स्थिरता चाहती है, इस दलदल से बाहर निकलना चाहती है। ये शादी उसके लिए एक रास्ते की तरह नजर आती है। एक पलायन का रास्ता। हाँ, भले ये एहसास कितना ही अस्थायी क्यों ना साबित हो, ये उसकी मानवीय गरिमा की तलाश है। तो शादी के बाद कुछ वक्त के लिए ऐसा लगता भी है कि शायद मुमताज की जिंदगी पटरी पर आ गई है। हाँ, कुछ शांति मिलती है। पोटिया अपराध की दुनिया से किनारा कर लेता है। मुमताज 2 बच्चों को जन्म देती है, बेटा अभय और बेटी पायल। परिवार पूरा होता है। हाँ, परिवार कुछ खुशहाल पल साथ बिताता है। पोटिया का अपने परिवार के लिए जो लगाव है, वो देखभाल करने वाला रवैया, वो उसके गैंगस्टर वाले अतीत से बिल्कुल अलग दिखता है। एक विरोधाभास है उसके किरदार में। बिल्कुल। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। कहानी फिर एक दुखद मोड़ लेती है। हाँ, उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। बिल्कुल। पोटिया की मौत कैसे होती है, इस पर स्रोतों में थोड़ा मतभेद है। अच्छा, क्या कहते हैं स्रोत? एक विश्लेषण कहता है कि पुलिस उसे एक फर्जी मुठभेड़ में मार देती है, जबकि दूसरा बताता है कि वो आपसी गैंग वॉर का शिकार होता है। वजह जाए जो भी हो, नतीजा एक ही है। मुमताज एक बार फिर अकेली, बेसहारा, पति नहीं, पैसा नहीं और 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना इस कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि अपराध और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलना वो लगभग नामुमकिन है। खासकर जब रिश्ते गहरे जुड़ चुके हो। हाँ, बिल्कुल। पोटिया की मौत सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, ये उस माहौल की क्रूरता है, सपनों का बिखरना है, उम्मीदों का टूटना है। ये बताता है कि इस दुनिया में हासिल की गई थोड़ी सी खुशी भी कितनी नाजुक और अस्थायी होती है। पति की मौत के बाद जाहिर है मुमताज के सामने बच्चों को पालने का बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और कोई रास्ता नजर नहीं आता। हाँ, कोई और रास्ता न देखकर उसे भारी मन से वापस उसी चांदनी बार का रुख करना पड़ता है जहां से वो कभी निकली थी। ये उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा, सोचकर ही बुरा लगता है। स्रोतों के अनुसार ये उसके लिए भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक होता है, जैसे वो उसी नर्क में लौट आई हो जिससे बचने की उसने कभी उम्मीद की थी। बार में उसकी जो पुरानी साथी डांसर हैं, वो उससे हमदर्दी जताती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी हिम्मत की दाद भी देती हैं। जिंदा रहने की जद्दोजहद। हाँ, अब यहाँ स्रोतों में एक दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अच्छा, वो क्या है? एक सूत्र कहता है कि वो बस किसी तरह बच्चों का पेट पालने और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए संघर्ष करती रहती है, डांसर ही बनी रहती है। Okay. वहीं एक दूसरा विश्लेषण जिक्र करता है कि वक्त के साथ संघर्ष करते करते वो खुद एक कामयाब बार मालिक बन जाती है। ओहो, ये तो काफी बड़ा मोड़ है। हाँ, मतलब कहानी के नजरिए से ये दोनों बातें अलग हैं। बिल्कुल, लेकिन ये दोनों ही स्थितियां, चाहे वो सिर्फ एक डांसर बनी रहे या मालिक बन जाए, वो लाचारी और जिंदा रहने की जो जबरदस्त इच्छा है, हाँ, उसी चक्र को दिखाती हैं। अगर हम बार मालिक बनने वाले पहलू पर गौर करें तो ये उसके किरदार में एक नैतिक दुविधा और बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। कैसे? सवाल ये उठता है कि क्या वो खुद उसी व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है जिसका शिकार वो कभी हुई थी? विश्लेषक बताते हैं कि ये इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे हालात और माहौल वो इंसान की नैतिकता और उसके फैसलों को बदल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। चलिए इस पहलू को थोड़ा और समझते हैं। तो साल गुजरते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अभय और पायल। अगली पीढ़ी? हाँ, मुमताज की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि उसके बच्चे इस गंदगी से दूर रहें, एक साफ सुथरी बेहतर जिंदगी जिएं। बेटा अभय जो है वो पढ़ने में होशियार है, लेकिन अपनी माँ का रोज होता अपमान देकर उसके अंदर एक गुस्सा भर गया है, कड़वाहट भर गई है। समझ आता है, पड़ जाता है। ओहो। और यहाँ कहानी और ज्यादा दुखद हो जाती है। अनजाने में ही वो अपने पिता पोटिया उसी के रास्ते पे चल पड़ता है। हाँ, उसी के हिंसक रास्ते पर एक झगड़े में तैश में आकर वो किसी का कत्ल कर देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाप रे, ये वाकई नियति का एक क्रूर खेल लगता है। फिल्म मेकर्स इसे महज एक इत्तेफाक नहीं मानते, वो इसे अपराध, गरीबी और निराशा का जो चक्र है ना, उसके पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने के सबूत के तौर पर देखते हैं। मतलब जो बाप के साथ हुआ वही बेटे के साथ।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां, वो माहौल, परिवार का इतिहास, ये सब मिलकर अगली पीढ़ी की किस्मत तय कर देते हैं। अभय का अंजाम एक तरह से उसके पिता के संघर्षों और गलतियों की ही परछाई बन जाता है। वो उसी चक्रव्यूह में फंस जाता है जिससे उसकी माँ उसे ताउम्र बचाने की कोशिश करती रही। सही कहा। बेटे के जेल जाने के बाद तो परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। आर्थिक तंगी और बढ़ जाती होगी। बहुत ज्यादा। बेटी पायल, जो कभी टीचर बनने के सपने देखती थी, अब वो एक दर्दनाक चौराहे पर खड़ी है। उसके सपनों का क्या होता है? बार का मालिक, अब चाहे वो कोई और हो या जैसा एक सूत्र इशारा करता है, शायद अब खुद मुमताज, वो एक बेहद बेरहम मशवरा देता है। क्या कहता है? पैसों की जरूरत है तो लड़की को बार में उतारना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। और फिर आता है फिल्म का वो दृश्य जो शायद दर्शकों को सबसे ज्यादा झंझोड़ कर रख देता है। मुमताज, जो खुद इस रास्ते की तकलीफें झेल चुकी है, वो मजबूरी और लाचारी में अपनी ही बेटी पायल को उसी चांदनी बार में नाचने की इजाजत दे दी। हाँ, उसी बार में जहां कभी उसकी अपनी जिंदगी तबाह हुई थी। ये शायद एक माँ की सबसे बड़ी हार है, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या ये महज परिस्थितियों की मजबूरी है या उस चक्र का अनिवार्य नतीजा है जिससे बच निकलना नामुमकिन है? पता नहीं। स्रोत इसे पूरी तरह से भावनात्मक बिखराव और त्रासदी के चरम बिंदु के रूप में देखते हैं। ये दिखाता है कि कैसे गरीबी और लाचारी एक माँ को अपनी संतान के भविष्य की बलि चढ़ाने पर मजबूर कर सकती हैं। ये उस पूरे सामाजिक आर्थिक ढांचे पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है जो लोगों के सामने ऐसे अमानवीय विकल्प छोड़ता है। फिल्म का अंत बहुत मार्मिक है। हाँ, और परेशान करने वाला भी। हाँ, बहुत भारी है। हम आखिरी सीन में पायल को उन्हीं तेज भड़कीली नियॉन रोशनियों के नीचे नाचते हुए देखते हैं जहां कभी उसकी माँ खड़ी होती थी। चक्र पूरा हो गया। हाँ, और मुमताज कोने में खड़ी खामोशी से ये सब देख रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, बेबसी है और शायद अपने अतीत की परछाइयां भी। एक सूत्र ये भी बताता है कि अंत में हम बूढ़ी हो चुकी मुमताज उर्फ चंदा को बार में बैठे हुए देखते हैं। अच्छा। जो शायद अपनी गुजरी हुई जिंदगी, अपने खोए हुए सपनों और वो जो बेरहम हकीकतें उसने झेली हैं, उन्हें याद कर रही है। उफ। विश्लेषणों के अनुसार फिल्म का जो अंतिम संदेश है वो है कड़वा यथार्थवाद, गहरी भावनात्मक चोट और एक बहुत सशक्त सामाजिक टिप्पणी। ये गरीबी, शोषण और अस्तित्व का वो अंतहीन दुष्चक्र है जो मुमताज और उसकी बेटी जैसी अनगिनत महिलाओं को अपनी गिरफ्त में लिए रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। सही। जैसा कि एक स्रोत साफ तौर पर कहता है, ये सिर्फ एक किरदार की कहानी नहीं है, ये इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र में फंसी हजारों लाखों जिंदगियों का आईना है। तो कुल मिलाकर आज हमने उपलब्ध स्रोतों के आधार पर चांदनी बार के कई अहम पहलुओं पर बात की। हमने देखा कि कैसे ये फिल्म मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया, डांस बार संस्कृति के पीछे की सच्चाई, शोषण का वो चक्र, जिंदा रहने के लिए किया जाने वाला संघर्ष और सबसे दुखद इस त्रासदी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रहना, इसे बड़ी बेबाकी और गहराई से दिखाती है। बिल्कुल, ये फिल्म दर्शकों को शहरी गरीबी की हकीकत, लैंगिक शोषण के मुद्दे और उन मुश्किल, लगभग नामुमकिन लगने वाले विकल्पों पर सोचने को मजबूर करती है, जिनका सामना बेहद निराशाजनक परिस्थितियों में फंसे लोग करते हैं। ये महज मनोरंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समाज का एक ऐसा आईना है जो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनसे हम अक्सर नजरें चुरा लेते हैं। जैसा कि सूत्र बताते हैं, इसकी ताकत इसके यथार्थवादी चित्रण में है। फिल्म तो अपनी कहानी कह के खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या असल जिंदगी में उन लोगों के लिए ये चक्र कभी खत्म होता है जो इस तरह के हालात में फंसे हुए हैं? बहुत बड़ा सवाल है। समाज के तौर पर या व्यक्ति के तौर पर इस तरह के दुष्चक्रों को तोड़ने के लिए आखिर किस चीज की जरूरत होती है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।